नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। अचानक से रात 2 बजे धनवंती की आंख खुलती है थप्पड़ की गूंज से, और यह आवाज बगल वाले कमरे से आई थी जो उनके बेटे बहू का था। धनवंती जी ने झट से चश्मा लगाया और धीरे से अपने बेटे बहू के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर जब धनवंती जी ने सुनने की कोशिश की तो उन्हें कमरे के अंदर से अपनी बहू कनिका के रोने की आवाज सुनाई दी। धनवंती जी का मन बेचैन हो उठा था और वह दरवाजा खोलकर अंदर जाना चाहती थी, लेकिन रात के 2 बजे थे। उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। बहुत मन था कि दरवाजा खटखटा दें और अपने बेटे बहू से पूछें कि इतनी रात को ऐसी क्या बात हो गई जो बहू रो रही है। लेकिन अगले ही पल धनवंती जी ने अपने मन को समझाकर खुद को रोक लिया और वापस अपने कमरे में लौट गई। लेकिन करवटें बदलते हुए रात भर सो नहीं पाई थी धनवंती जी। उन्हें लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन कनिका की चुप्पी उन्हें रोक रही थी। उन्होंने तय किया कि सुबह कनिका से जरूर बात करेगी। सुबह मंदिर से लौटते ही उन्होंने कनिका को रसोई घर में काम करते हुए देखा और उसकी सूजी हुई आंखें बता रही थी कि वह रात भर ठीक से सो नहीं पाई है। कनिका, क्या तुम रो रही थी? मैं कमरे के बाहर तक आई थी, लेकिन इतनी देर रात तुम दोनों के कमरे में आना मैंने उचित नहीं समझा। कनिका पहले तो चुप रही और फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, बस टेबल पर रखा पानी का गिलास गिर गया था। रात मुझे बहुत प्यास लगी थी। अंधेरा होने की वजह से ठीक से मैं गिलास को पकड़ नहीं पाई और वह नीचे गिर गया। धनवंती जी समझ गई थी कि कनिका झूठ बोल रही थी, लेकिन बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। इसी बीच उनका बेटा दिनेश गुस्से से भरा हुआ आया और चिल्लाया, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ तुम्हारा? मुझे दुकान जाना है। कनिका, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती हो क्या? कनिका ने चुपचाप से पोहे की प्लेट दिनेश के सामने रख दी, लेकिन दिनेश का गुस्सा पोहे की प्लेट को देखकर और ज्यादा बढ़ गया। फिर से पोहे? तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता है? या तुम्हारी माँ ने बस तुम्हें पोहे बनाने ही सिखाए थे? कहकर दिनेश ने पोहे की प्लेट को गुस्से से फेंक दिया। और अब से मैं बाहर ही नाश्ता करूंगा और खाना भी दुकान भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्से में दिनेश ने दरवाजा पटक कर घर से बाहर चला गया। धनवंती जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी को कुछ ही महीने हुए थे और दिनेश कनिका के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। यह सोचकर उनका मन विचलित हो उठा। धनवंती जी ने सोच लिया था कि अब और नहीं, वह अपनी बहू कनिका से सच्चाई जानकर ही रहेगी। लेकिन कनिका ने चुप्पी साधे रखी थी। दिनेश का व्यवहार कनिका के प्रति दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। वह बिना किसी कारण चिल्लाने लगा था। कभी कभी गुस्से में उसे धक्का भी दे देता था। एक दिन तो दिनेश ने हद पार कर दी और मां धनवंती के आगे ही कनिका के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। यह सब देखकर धनवंती जी से सहन नहीं हुआ और वह उठी। उठकर उन्होंने दिनेश को थप्पड़ खींच के मुंह पे मारा और बोली, यह क्या बदतमीजी है? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, कोई अपनी पत्नी से ऐसी बातें करता है क्या? कनिका तेरी नौकरानी नहीं है, वह तेरी पत्नी है।
मेरे इस घर की बहू है, उसकी इज्जत करना सीखो। दिनेश को कुछ कहते नहीं बना और वह गुस्से में वहां से चला गया। धनवंती जी ने कनिका को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे बताओ क्या बात है। कनिका कनिका पहले तो चुप ही रही, फिर अपनी सास के आगे रो पड़ी। मम्मी जी, दिनेश मुझ पर अपने मायके से कार लाने का दबाव बना रहे हैं। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे पापा ने मेरी शादी में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। अब मैं उनसे और कुछ नहीं मांग सकती। लेकिन दिनेश को यह बात समझ नहीं आ रही है। वह रोज मुझ पर इसी तरह से गुस्सा करते हैं, हाथ उठाते हैं और मेरी बेइज्जती करते हैं। धनवंती जी यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनकी तो परवरिश ऐसी नहीं थी। क्या हो गया आखिरकार उनके बेटे को? उनका बेटा घरेलू हिंसा कर रहा था, दहेज मांग रहा था अपनी बहू से। ऐसी बातें सुनकर धनवंती जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके अपने ही घर में एक और स्त्री उनके जैसी पीड़ा झेल रही थी। अगले ही दिन दिनेश के दुकान जाते ही धनवंती जी ने अपनी सहेली के बेटे को घर पर बुलाया, जो पेशे से वकील था। उन्होंने सारी बात बताई और दिनेश के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया। जब कनिका को यह बात पता चली तो वह बहुत डर गई। मम्मी जी, आप अपने ही बेटे के खिलाफ केस कैसे कर सकती हैं? धनवंती जी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने अपने ही बेटे के खिलाफ केस किया है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और एक माँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि दिनेश को उसकी गलती का एहसास हो। एक माँ अपने बच्चे को प्यार कर सकती है तो उसकी गलतियों की सजा भी दे सकती है। मैं चाहती हूँ कि वह सबक सीखे ताकि दोबारा किसी और लड़की के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। कोर्ट में दिनेश को पेश किया गया। जब उसे पता चला कि उसकी मां ने ही उसके खिलाफ केस किया है तो वह बोला, मम्मी, आप अपने बेटे के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकती हो? दिनेश ने गुस्से से कहा। तो धनवंती जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज उतनी ही दृढ़ थी। अगर तुमने मुझे अपनी मां माना होता ना, तो अपनी पत्नी को अपनी जीवन संगनी मानते बेटा। मैं एक औरत के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, लेकिन अगर कोई पत्नी का सम्मान नहीं करता तो उसे भी सजा जरूर दिलवाऊंगी। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने क्या किया है। सारी बातें जब जज के आगे आई तो उन्होंने दिनेश को जुर्माना भरने का आदेश दिया और उसे कड़ी चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। जब कनिका ने सुना कि दिनेश को सजा मिली है तो वह धनवंती जी के पास आई और उनके पैरों में गिरकर रो पड़ी। मम्मी जी, अगर आप नहीं होती तो मैं शायद सारी जिंदगी चुपचाप रहती और अपने पति के सारे जुल्म सहती रहती। आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। धनवंती जी ने कनिका को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरी बहू होने से पहले एक औरत हो और एक औरत के हक के लिए अगर दूसरी औरत खड़ी ना हो तो औरत होने पर कलंक है। धनवंती जी की ऐसी बातें सुनकर कनिका अब पहले से भी ज्यादा मजबूती का एहसास कर रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह
किसी का भी अन्याय सहन नहीं करेगी। दिनेश के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक था। उसने माँ और अपनी पत्नी से माफी मांगी और खुद को बदलने का वादा भी किया। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह था कि अगर एक औरत चाहे तो वह पूरे परिवार को राह पर ला सकती है, और हर स्त्री अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए तो घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। घर में जो भी कुछ हो रहा है वह घर की औरतों से छुपा नहीं होता है, और औरतों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही पारिवारिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए मैं यही मनोकामना करती हूँ कि हम सब सदा खुश रहें। धन्यवाद।